ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे हर कार्य की निंदा ही करते हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो हमारे राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक संकट आए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं तथा हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राष्ट्र के जिस विकास का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर से प्रशंसा की जा रही है। हमारे देहात अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गांव में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी होता है और वे उसके बल पर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरी ओर कमज़ोर वर्ग के लोग भी गांव में रहते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोजगारी की स्थिति में दबे रहते हैं। स्वाभाविक ही वे आज भी गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतीहर मजदूरों के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए आधुनिक मशीनें प्रयोग में आने लगी हैं, जिसके कारण अनेक खेतीहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी भावी पीढ़ी के अनेक बालक शिक्षित हो रहे हैं। महोदय, अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता है कि जहाँ भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हों, वहाँ पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे ना रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके। परंतु अभी तक यह व्यवस्था
नहीं हो पाई है। जहाँ तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहाँ प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों को भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। आज से सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है जिसमें कि समाज कार्य करता है। जो भाषा किसी भी समाज के विभिन्न भाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है और देखा गया है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है, उसको हमारे माननीय नेता ने इस सदन में अपने कथन में स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं पुनः उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को हल करने की बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा दल इस बात के खिलाफ है। हम सब यह भी जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ जिनकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, यह काम कर रही है। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि देश के कई अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे पैदा होती जा रही है। इन विदेशी शक्तियों को ऐसी इच्छा है कि यह देश अलग अलग
टुकड़ों में बट जाए और एक शक्तिशाली देश न बन पाए।